Hello friends, as we already know about the living things or living organisms, that living organisms means they can move, they can eat food, they are made up of cells. So on the basis of their cellular level, the living organization is having diverse variety. Okay, on the basis of cellular as well as tissue organ level, they are of variety. Lots of plants and animals, microorganisms are there in our surrounding. ठीक है, so ये जो वेराइटीज़ हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनको स्टडी करने के लिए हमें उनको क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है, और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होने के लिए हमको उन्हें क्लासीफाई करना होता है. ठीक है, तो मेनली जो डाइवर्सिटी मीन्स या बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स बायोलॉजिकल, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ, बायो मीन्स लाइफ एंड diversity means variety of life forms. Okay, so biological diversity या biodiversity सबसे पहले ये रोजेन ने 1986 में इसके बारे में हमें बताया था. और जो वेरिड लाइफ फॉर्म्स है उनके अपियरेंस, साइज, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके न्यूट्रिशन, बिहेवियर, उनके रहन सहन मतलब हैबिटेट के बारे में, डिफरेंट लिविंग बींग्स कहाँ रहते हैं, किस तरह वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, उसके बेसिस पर हम उनको वैरायटी उनकी देख सकते हैं. ठीक है, अभी तक नियरली 1.7 और या से लेकर 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म अभी तक हमारे चारों ओर हमें नॉलेज में आ चुके हैं. ठीक है, सो लेकिन फिर भी इतने सारे ऑर्गेनिजम्स, लाइफ फॉर्म्स होने के बावजूद उनमें बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं, उनमें बहुत सारे उनमें वेरिएशंस हैं. उनका साइज़ हो, चाहे उनके शेप हो, इन सब में बहुत सारे वेरिएशंस हैं. उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में वेरिएशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग रखते हैं. एक साथ एक ही ग्रुप में होने के बावजूद उनमें वेराइटीज़ बहुत सारी हैं. ठीक है, सो ये डाइवर्सिटी सिर्फ अभी के ऑर्गेनिजम्स को देखते हुए नहीं, बल्कि जो पूरा लिविंग ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, जिस तरह अगर हम डाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एरिस्टोटल जो था उसने पहली बार जो क्लासिफिकेशन दिया था वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर. मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहरी तौर पर, बाहर से देखने पर उनके शेप के अकॉर्डिंग प्लांट्स कितनी वैरायटीज़ के हो सकते हैं. ठीक है, सो ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स के बारे में उन्होंने सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया. उन्होंने एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया, विच हैड रेड ब्लड एंड दोज है दैट डू नॉट हैव रेड ब्लड. एनिमल्स के लिए भी उन्होंने क्लासीफाई किया हैविंग रेड ब्लड एंड विच डू नॉट हैव रेड ब्लड. ठीक है, लिनियस, कार्नेलियस लिनियस ने पहली बार 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. उसमें उन्होंने लिविंग थिंग्स को प्लांट्स और एनिमल्स के फॉर्म में डिवाइड किया. प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के रूप में उन्होंने उसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के फॉर्म में उसको डिराइव किया. ओके, सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लिनियस कार्नेलियस इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. ठीक है, सो and he named it as Plantae and Animalia. The kingdom was developed and included in plants and animals respectively. जो plants kingdom है उनमें पूरे plant group को रख दिया, Plantae कहा गया उसे. plant kingdom को क्या कहा? Plantae, Plantae. while animal kingdom is called as Animalia. okay, इनको Animalia group कह दिया गया. ठीक है, so ये जो ग्रुप्स थे वो उन्होंने लिनियस कार्नेलियस ने पहली बार दिया था. ठीक है, पर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी, व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई, व्हाई द क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी, व्हाई क्लासिफिकेशन क्यों करना ज़रूरी है. उसके लिए हम अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टडी के लिए हमें ऑर्गेनिज्म की स्टडी के बारे में हमें नॉलेज देता है. ठीक है, या तो एक ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर सकते हैं या पूरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं.
ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो पूरे ग्रुप को स्टडी करने के लिए या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें कि विदाउट प्रॉपर क्लासिफिकेशन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। अगर उसमें बहुत सारे लेग्स हैं तो हम उसको कह देते हैं कि हाँ ये ऑर्थ्रोपोडा में हो सकता है। वो सेगमेंटेड बॉडी है तो यस वो कौन सी ग्रुप में आएगा, एनिलिडा है या नीमेटोडा है। उनको हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको हम उनके आउटर और इंटरनल और आउटर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस ग्रुप से रिलेट करते हैं। ठीक है, देन वी कैन लोकलाइज्ड एंड फॉसिल स्टडी के लिए भी हम उसको क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। फॉसिल्स कैन बी स्टडीड ओनली थ्रू अ गुड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हमें क्लासिफिकेशन पता है तो ही हम उनके फॉसिल्स की स्टडी भी कर सकते हैं। फॉर द फॉसिल स्टडी, फॉसिल्स मीन्स द डेड एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर द स्टडी ऑफ फॉसिल इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन। की इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, अगर हमें फॉसिल्स के बारे में पता होगा तो हम उनके इवोल्यूशन के बारे में भी जान पाएंगे। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इम्पोर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन का, वो अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इट गिव्स द आइडिया ऑफ होल रेंज फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमें आइडिया देता है कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म, आइडिया ऑफ होल रेंज, किस तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह के पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें आइडिया मिल रही है। ठीक है, किसके थ्रू, क्लासिफिकेशन के थ्रू। देन नेक्स्टली द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगेन क्लासिफिकेशन गिव्स द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन एंड अननोन ऑर्गेनिज्म। जो नोन ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी और जो अननोन ऑर्गेनिज्म है जिनको हम नहीं जानते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये क्लासिफिकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, थर्ड वन वी कैन जितने भी बायोलॉजिकल साइंस हैं वो क्लासिफिकेशन पर डिपेंड है फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो बायोजियोग्राफी, इकोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेस्ट्री, दीज आर द डिपेंडेंट ब्रांच ऑन द क्लासिफिकेशन। सो इम्पोर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन का, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैथोजन, पैथोलॉजी और पैथोजन की स्टडी। ओके, पैथोजन्स के बारे में जानना हो हमें रिलेटेड टू पैथोलॉजी। ओके, पैथोलॉजी, पैथोजन मीन्स डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना हो, चाहे हम कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं, पैथोलॉजी की, फॉरेस्ट्री की। अगर फॉरेस्ट्री हमारी ब्रांच को हमको स्टडी करना है तो भी हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। अगर हम इकोलॉजी ब्रांच की स्टडी करना चाह रहे हैं, इकोसिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बायोजियोग्राफी देखना चाहते हैं, सराउंडिंग एरिया में किस तरह का लाइफ फॉर्म है तो उसकी स्टडी करना है, तब भी हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो ऑल दीज ब्रांचेस आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन क्लासिफिकेशन। पैथोलॉजी, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, बायोजियोग्राफी, ऑल आर डिपेंडेंट ऑन क्लासिफिकेशन, डिपेंड्स ऑन क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन पर ही डिपेंड करती हैं। अगर क्लासिफिकेशन हमें पता हो किस कौन से फाइलम का ऑर्गेनिज्म है, कहाँ उसका बिलोंगिंग है, तो हम उस इनके थ्रू इस सारी ब्रांचेस को भी स्टडी कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये रिलेशनशिप शो करता है। इट हेल्प्स इन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच की, और इवोल्यूशन में भी मदद करता है। जैसे कि पहले भी बताया कि अगर फॉसिल्स की स्टडी करेंगे तो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम रिजेंबलेंस कर सकते हैं प्रीवियस और एंसेस्टर्स का अभी के ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। मीन्स इवोल्यूशनरी स्टडी में भी ये मदद कर रहा है, इवोल्यूशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज it gives lots of information. Study of one or two members of a group provides information as to traits the whole group. एक
एक मेंबर की स्टडी करके हमको पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं हम, कि अगर हमें एक मेंबर के बारे में पता है तो हमें पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल किस तरह बिहेव कर रहा है तो उस कैटेगरी में, उस ग्रुप में आने वाले इंडिविजुअल सारे एक जैसे होंगे, उनका कोरिलेशन होगा, उनके स्ट्रक्चर इंटरनल और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी सेम होंगे. सो वी कैन गो थ्रू दीज विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट ब्रांच जो हमारी होती है टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी मीन्स नेमिंग, नॉमेनक्लेचर के लिए हम उसको यूज करते हैं क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी. क्लासिफिकेशन में मतलब हमने सबको क्या कर दिया है, हमने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स. एंड टेक्सोनॉमी मीन्स नॉमेनक्लेचर, किस तरह नाम देना, किसी ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखा है तो उसका नाम क्या होगा. नॉमेनक्लेचर की स्टडी के बारे में the science dealing with identification, nomenclature and classification of organism is called taxonomy or systematics. इसको हम और भी क्या कह देते हैं, systematics. Systematics means the study the science dealing with the identification, nomenclature and classification of organism is called systematics. Okay, so systematics or taxonomy is a branch in which we can deal with the classification, study and identification of the organisms. Is it clear that taxonomy, ठीक है, और systematics means nomenclature. Okay, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो भी न्यूली फाइंड आउट हुए हैं उनको किस तरह नाम दिया जाए, उनको किस तरह क्लासिफाई किया जाए. तो सबसे पहले कार्नियस लिनियस ने ही इसके बारे में हमको बताया. 1707 में 1707 टू 1778 तक कार्नियस लिनियस का समय रहा. और ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. ठीक है, कार्नियस लिनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. उन्होंने बायनोमियल क्यों कहा हमने इसको, ऑन द बेसिस ऑफ जीनस एंड स्पीशीज. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की भी जो शुरुआत थी वो हमें किसने बताई है, कार्नियस लिनियस ने. ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे और उन्होंने इसके बारे में बताया है. ठीक है, सो ही गिव बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड द बुक इज फिलोसॉफिका बॉटनिका. ठीक है, इन्होंने फिलोसॉफिका बॉटनिका में पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया है. ठीक है, ही डिस्क्राइब 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन दिस बुक as well as 5900 species of plants. ठीक है, in a rational system of classification based on reproductive organs. तो इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो उन्होंने दिया उनमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में कहा और कितने प्लांट्स और कितने तरह के एनिमल्स वेराइटीज ऑब्टेन हो चुकी है उस समय तक, उन सब का डिस्क्रिप्शन दिया है. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, व्हाट आर द बेसिक फॉर द क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पर हम किसी ऑर्गेनिज्म को या इंडिविजुअल को क्लासिफाई कर सकते हैं, व्हाट इज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है, फर्स्टली सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, उनमें क्या क्या समानता है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, उनकी क्या समानता और क्या डिफरेंसेस उनमें है. डिसिमिलरिटीज on the basis of their similarities and dissimilarities. Then in the fundamental characters, ठीक है, उनके characteristics, particular forms, particular क्या किस तरह के हैं, किस फॉर्म में हैं वो. ठीक है, उनका लाइफ फॉर्म्स कैसा है. ठीक है, फंक्शन, उनके फंक्शंस किस तरह और उन ऑर्गन्स किस तरह फंक्शन कर रहे हैं. ठीक है, and large number of organisms. The characteristics which create fundamental differences amongst life forms are based on raising kingdoms, division and other larger group. ठीक है, so these are the basis on which the classification can be done. On the basis of their life forms, then we can on the basis of their similarities and dissimilarities we can classify them in different groups, subgroups, etc. ठीक है,
इट इज़ जस्ट लाइक बिल्डिंग अ वॉल। अगर मुझे एक दीवार बनानी है तो मुझे सबसे पहले नीचे वाली वॉल को कंप्लीट करना होगा, नीचे वाली लेयर को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद हम ऊपर वाली लेयर्स कंप्लीट कर पाएंगे। उसी तरह सबसे पहले हमें बेसिक कैरेक्टर्स लिखने होंगे, उसके बाद हम आगे के कैरेक्टर्स के बेसिस पर कि किंगडम एनिमलिया, देन फाइलम, देन ऑर्डर एंड देन सो ऑन। सो वी कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities of that organism. ठीक है, so we will continue it with the artificial system of classification in the next lecture. So just revise it up till and then we will go to the next lecture. Thank you. टॉपिक असता नहीं होता।